आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नेम है बच्चों, यस बताइए। ओके 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 देखो, जब भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था जहाँ पे दोनों बॉडी जो थी वो ट्रैवल कर रही थी, यहाँ से वो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आया था और जो दूसरा ब्लॉक था वो ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था। वहां पे क्लियर था कि ये जो 9 kg का जो 6 kg का ब्लॉक था वो 9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके परमानेंटली स्टॉप हो गया था। तो वहां पे हमारा एनालिसिस टोटली डिफरेंट था और यहाँ पे ये मोमेंटरी रेस्ट था, तो यहाँ पे भी एनालिसिस टोटली डिफरेंट ही है। सो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, अगर दोनों को सेम क्वेश्चन के रूप में हमको अगर देखना है तो क्या होगा, जो दूसरा क्वेश्चन था ना उसको हमको वहां पे परमानेंटली रेस्ट पे ले लेना है, तब वो पहले जैसा ही होगा। ठीक है, ओके वेलकम। चलिए, सो आज जो हमारा लेक्चर है वो शूडो फोर्स पे है, लेक्चर नंबर 7। देखो, ये जो आज का टॉपिक है शूडो फोर्स का, बेसिकली को ना हटाओ, रिमेनिंग सेंटर पे आवाज क्लियर है? ओके, अब ठीक है ना? ओके फाइन। सो मैं ये बता रहा था कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है ना शूडो फोर्स, अगर मैं इसको ना, हेलो हेलो, अब ओके? क्या यार, ये मैंने क्या हुआ, स्टाइल करने के लिए इसको पॉकेट में रखा कि ये अच्छा नहीं रखता है ना। वो वीडियो में हमको घर पे बोलते हैं कि सब जगह क्या वो पॉकेट में रखते हैं, तो आपने ये क्यों ऐसा यहाँ पे रखा है? तो मैंने बोला चलो कुछ फैशन आज करते हैं, मगर नहीं चली फैशन। अब आवाज ओके ना? हम सीधे सादे आदमी पढ़ाने वाले हैं, तो हमको ये फैशन अभी नहीं शूट कर रही है। चलिए, हर किसी का टाइम होता है, आज नहीं है हमारा टाइम फैशन के लिए। चलो, तो मैं ये बता रहा था, बेसिकली तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं और आई होप लास्ट टाइम है ये, कि ये जो टॉपिक है शूडो फोर्स का, वो अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं फिर भी मेंस एडवांस लेवल के सब क्वेश्चंस आप बिना पढ़े इस टॉपिक को बिना पढ़े कर सकते हो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है ये टॉपिक पढ़ना। सर तो क्यों पढ़ना है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, देखो, शूडो फोर्स पढ़ने के दो बड़े बेनिफिट है। फर्स्ट, आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना उसकी साइज कम हो जाएगी, आप क्वेश्चन को फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको शूडो फोर्स कैसे लेना है और कहां पे लेना है वो मालूम हो गया तो। और दूसरी बात कि फिजिक्स के जो टफ कॉन्सेप्ट होंगे ना, वहां पे क्वेश्चन की फिल या कॉन्सेप्ट की फिल अच्छी तरीके से लेने के लिए शूडो फोर्स आपको हेल्प करेगा। अगर शूडो फोर्स आपको मालूम है तो आप किसी भी टफ कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी टफ कॉन्सेप्ट को इजीली क्रैक कर लोगे, कि यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ लोगे। आज भी मैं जो भी आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो सब क्वेश्चन में हम विदाउट यूजिंग शूडो फोर्स भी करेंगे और विद द हेल्प ऑफ शूडो फोर्स भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एसयूवी सूरत सेकंड बैच, थर्ड बैच सॉरी। अब शूडो फोर्स, पहले तो यही डाउट है कि पी
बोलना नहीं था तो लिखा क्यों? ऐसे इसको पश्यूडो नहीं करना है, शूडो है, पी साइलेंट है। बोलना ही नहीं है तो फिर स्पेलिंग में क्यों पी गुजरते वो मुझे मालूम नहीं पड़ा यहाँ पे। चलिए, शूडो फोर्स, पहली बात, इट इज ए फॉल्स फोर्स। ऐसा फोर्स है ही नहीं। सर तो भी पढ़ना है, यस वही तो बात है, फिर भी पढ़ना है। इट इज अ फॉल्स फोर्स, झूठा फोर्स है। झूठा बोल लो, फर्जी बोल लो, चल झूठा, ऐसा नहीं, तो ये झूठा फोर्स है, इट इज अ फॉल्स फोर्स। ये कब हमको यूज करना है? इट इज यूज्ड व्हेन वी टेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम non-inertial reference frame. Non-inertial reference frame. मैंने आपको रेफरेंस फ्रेम के बारे में डिस्कस किया था सेकंड थर्ड चैप्टर में, याद कीजिए कि रेफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं? जहां से हम किसी भी बॉडी के मोशन के पैरामीटर, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, जहां से हम वो ऑब्जर्व करते हैं, उस फ्रेम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आप यहां पे देखो, आप अपने क्लासरूम में बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां आपके लिए ऑब्जर्वेशन फ्रेम आपका क्लासरूम हुआ। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस में ट्रैवल के ड्यूरिंग आप अगर किसी अनदर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिसाइड कर रहे हो, तो आपके लिए रेफरेंस फ्रेम आपकी बस हुई। आप जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उस फ्रेम को हम बच्चों रेफरेंस फ्रेम बोलने वाले हैं। हम ऑब्जर्वेशन में क्या कंसीडर करेंगे? उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मालूम है, और वहां पे हमने टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम भी डिस्कस किया था बच्चों। एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थी और एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम थी। एक थी जो थी दैट इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और जो सेकंड था दैट इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम किसको बोलते हैं? जिसमें बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि आप एक बस में, स्कूल बस में ट्रैवल कर रहे हो, जो स्कूल बस 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, या तो वो रुकी हुई है, दैट मींस स्कूल बस रेस्ट पे है, या वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दोनों सेम ही केस है, दोनों में एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। तो ऐसी रेफरेंस फ्रेम से अगर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो उस रेफरेंस फ्रेम को हम बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलने वाले हैं। इन शॉर्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। सेकंड इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यहां पे बच्चों आपकी वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0 होगी और एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। दैट मींस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बच्चों एक्सेलरेशन 0 होगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी, दैट मींस 0 भी नहीं होगी या कांस्टेंट भी नहीं होगी। चलिए, वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये अच्छी बात है। V is does not equal to constant and A does not equal to 0. That means वो accelerated reference frame है. It is also termed as accelerated reference frame. Accelerated reference frame. Okay. यहां पे बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मैंने आपको बताया कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अगर वो बस एक्सेलरेट हो रही है, दैट मींस वो रुकी हुई है और स्टार्ट कर रही है, दैट मींस वहां पे एक्सेलरेशन है।
उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वहां से आप किसी ऑब्जर्वेशन को ले रहे हो तो हम ये बता सकते हैं कि आप नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। अब देखो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस करने वाला हूं। ये नेम कैसे हुआ, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये भी हम डिस्कस करते हैं। पहले रेफरेंस फ्रेम मैंने आपको बताया, इट इज अ प्लेस और रीजन फ्रॉम वेयर, it is a place or region from where we are taking observation regarding distance, displacement, velocity and acceleration. उस प्लेस, उस रीजन को हम रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बाद में आएगा। यहां पे देखो बच्चों, पहले अभी तक सर ये क्यों रिक्वायर्ड नहीं हुआ? अभी तक तो आपने जो भी बताया वहां पे किसी भी आप टाइम आपने नहीं बताया कि ये रेफरेंस फ्रेम है, वो रेफरेंस फ्रेम है। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना बच्चों, वो हमने ग्राउंड फ्रेम से ही डिस्कस किए, और ग्राउंड को हम इनर्शियल कंसीडर करेंगे। देखना मेरी बात सुनना, ग्राउंड फ्रेम को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलने वाले हैं, है नहीं? ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। देखिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सी है लास्ट टाइम, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। नॉन इनर्शियल में वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को हम, इट इज आल्सो टर्म्ड एज एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। ओके फाइन। अब देखो बच्चों, हम जनरली अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो हमने ग्राउंड से किया है। ग्राउंड दैट मीन्स अर्थ सरफेस पर से। अगर मैं इसको अर्थ कंसीडर करूं, अगर ये बच्चों अर्थ है तो ये ग्राउंड पे ही है। आप अगर ग्राउंड पे खड़े हो तो आप ऐसे ही बताओगे कि हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम अर्थ सरफेस पे ही है। तो अर्थ देखो, तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है। अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है। वो रिवॉल्यूशन दैट मीन्स वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा? हमने बिफोर दिवाली पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। फर्स्ट हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज होती थी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। सेकंड जो था दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती थी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता था। वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता था, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया था, याद कीजिए आप, टुवर्ड द सेंटर, जिसका फॉर्मूला था v²/r। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था एंड सेकंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी था। ओके ठीक है। तो यहां पे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है। दैट मींस रिवॉल्व कर रही है, दैट मींस वो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर किसी भी बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा होगा और होगा ही, दैट मींस एक्सेलरेशन है। सो अर्थ एक्चुअली एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड या अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है। सो अर्थ एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, दैट मींस वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। मगर हम उसका एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एज्यूम कर रहे हैं। देखो कभी भी एमसीक्यू में आपको पूछा जाए कि अर्थ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है या नॉन इनर्शियल, अर्थ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। मगर हम उसको एक्सेलरेटेड, उसका एक्सेलरेशन मोशन है, उसका एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हम उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ट्रीट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, है तो वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ही। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो ग्राउंड से किया, और किसी भी जगह हमने ऐसे इनर्शियल नॉन इनर्शियल ऐसे नहीं पढ़ा। सर ये फोर्स हमको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, सब कुछ आपको बताता हूं। अब सुनो पहले, अगर आपने किसी भी टाइम अगर आप डे ड्रीमिंग में चले गए तो ये फंडा नहीं क्लियर होगा, देखना मेरी बात, क्योंकि पहले तो थियरी ही ज्यादा है, मुझे बोलना ज्यादा है, लिखना कम है। फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पे लिखूंगा और आपको भी लिखाऊंगा। मगर
ये पढ़ना क्यों है वो तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया है कि सर स्यूडो फोर्स, अगर ये फोर्स है ही नहीं, ये इट इज द फॉल्स फोर्स, तो सर ये क्यों पढ़ना है हमको? है ही नहीं तो क्यों पढ़ाते हो? तो वो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया वहां पे कि इसके 2 बेनिफिट है। सर अभी तक ये रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से लिया। सर ग्राउंड तो बेसिकली अर्थ है, अर्थ तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। नहीं, हम उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए अभी तक उसकी ये स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन वी टेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। हम जब भी किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ऐसी रेफरेंस फ्रेम से लेंगे जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, उसी टाइम पे हमको स्यूडो फोर्स कंसीडर करना है, वरना हमको यूज नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है वो अब देखो। पहले अर्थ बच्चों नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, हम उसको इनर्शियल कंसीडर या एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। 3 लॉज हमने डिस्कस किए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, याद कीजिए मैंने इनर्शिया लॉ बताया था। सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, एंड थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ये तीनों लॉ हमने पढ़े थे। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऐसी रेफरेंस फ्रेम है जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। ऑल न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल। यहां पे ऑल न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। सर ये क्यों? रुको तो सही, मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट, जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है वहां पे न्यूटन्स लॉ सब एप्लीकेबल है, मगर जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है वहां पे आपके न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? तो क्या न्यूटन्स लॉ रॉन्ग था? अब इसका आंसर मैं नहीं बता सकता। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो भी लॉ दिए वो तब दिए जब उसने बताया कि मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं ग्राउंड फ्रेम से या इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। उसने ये बात सोची ही नहीं कि अगर ऑब्जर्वेशन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से लिया जाए या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से लिया जाए तो उसके लॉ एप्लीकेबल नहीं थे, वो सही नहीं था। सर क्यों सही नहीं थे? सब मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए अब मैं यहां पे बताऊंगा। पहले देखो यहां पे बच्चों, जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये नाम क्यों लिखा गया? मैंने ये नाम लिखा है, वो रखा कैसे, वो कैसे आया? देखो, अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद कीजिए, फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है तो वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होगी, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दैट इज द फर्स्ट लॉ। अगर फर्स्ट लॉ है किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तभी भी उसमें एक्सेलरेशन आएगा। दैट मींस सेकंड लॉ, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। और थर्ड लॉ, अगर फोर्स है, एक्शन फोर्स है, तभी रिएक्शन होगा ना। अगर एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगा? दैट मींस अगर फर्स्ट लॉ वैलिड है तो सेकंड है और तो थर्ड है। फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट बेसिक था कि जब भी वह उस बॉडी पे हम नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। दैट इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, अगर एक्सेलरेशन होगा तो सिग्मा एफ अपॉन एम करना है। थर्ड, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ले रहे हो तो वहां पे बच्चों फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, इनर्शिया का लॉ एप्लीकेबल है, और इनर्शिया का लॉ एप्लीकेबल है तो सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा। दैट्स व्हाई उस रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। सो इनर्शियल जो नाम रखा गया वो इनर्शिया से आया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड था, दैट मींस इनर्शिया लॉ वैलिड था, और इनर्शिया लॉ वैलिड होने की वजह से उस रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं।
और सेकंड जो था नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से लेते तो हमको मालूम पड़ा कि यहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। फर्स्ट नहीं है तो सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। फर्स्ट लॉ कौन सा था? इनर्शियल लॉ। दैट मींस इनर्शियल लॉ वैलिड नहीं था। दैट्स व्हाई हमने वहां पे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बताई। सो ये जो नाम हुआ ना, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ये बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शियल लॉ वैलिड था तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नहीं था नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और फर्स्ट लॉ वैलिड है तो सेकंड और थर्ड वैलिड होगा। क्लियर सबको? यहां तक ये नेम कैसे हुआ? श्योर? सुरेंद्र नगर? ओके फाइन। गर्ल्स सुरेंद्र नगर में मैं किसी भी टाइम किसी भी सेंटर पे क्वेश्चन राइज करूंगा कि मैंने क्या बताया, क्योंकि थियरी वाला पार्ट ही है। अब ये हमको देखना है कि ये एप्लीकेबल क्यों था, ये क्यों नहीं, वो भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, सो सूडो फोर्स ऑलवेज अप्लाई नहीं करना है। इट इज यूज्ड व्हेन वी टेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। चलिए, अब मैं यहां पे एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। जो भी हमको ये समझना है वो प्रॉब्लम के थ्रू ही समझना है। पहले यहां पे देखिए, ऐसे एक रोड है, ये स्ट्रेट, और यहां पे ऐसे कोई एक ट्रक ट्रैवल कर रहा है रोड पे। ये कोई ट्रक है। ट्रक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है। जो ट्रक है, ये उसके टायर ऐसे, और ट्रक बच्चों एस्लेटेड मोशन कर रहा है। ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एस्ट्रेशन से चल रहा है। अब देखो बच्चों, ये जो ट्रक की ये सरफेस है ना, ये स्मूथ है। मैं जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो इसको मैं रफ कंसीडर करने वाला हूं। ये स्मूथ है, और यहां पे ऐसे कोई ब्लॉक हमने रखा है। यहां पे ऐसे कोई ब्लॉक है, ऐसे। जो ब्लॉक का मास है वो 4 kg है। ये 4 kg का हमने ब्लॉक ऐसे यहां पे पुट किया है। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ये हैंडल है, और वो ऑब्जर्वर ऐसे हैंडल को पकड़ के खड़ा है। क्यों? क्योंकि सरफेस आपकी स्मूथ है। स्मूथ सरफेस पे हम खड़े नहीं रह सकते, इसलिए मैंने उसके हैंड को वो हुक के साथ होल्ड करके रखा है। अब देखो यार, ये हमारा ऑब्जर्वर 2 है, O2, ऑब्जर्वर 2, और यहां पे ग्राउंड पे कहीं पे ऑब्जर्वर 1 है। ये ऑब्जर्वर 1 है, और क्वेश्चन है फाइंड फोर्स exerted on block। अब क्वेश्चन को सिर्फ लिखना है, हमको उसके बारे में सोचना नहीं है कि और ये बात और एक, कि ये जो ब्लॉक है ना वो रेस्ट पे है बच्चों। 4 kg का ब्लॉक रेस्ट पे है। तो सर ये रेस्ट पे है तो फोर्स 0 सर। नहीं, देखो यहां पे वही तो बात है। अब मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करता हूं। देखिए, ये सूडो फोर्स कहां से आया, कैसे आया। यहाँ पे पहले देखिए बच्चों, ये 4 kg है तो डेफिनेटली अर्थ 4 kg को ब्लॉक को अपनी ओर खींचेगी। दैट मींस डाउनवर्ड एक 4g, और वहां यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि ये 4g फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हुआ। ये 4 kg के ब्लॉक ने जो ट्रक थे उसके टॉप पे एग्जर्ट किया। दैट मींस ये ब्लॉक ने टॉप को पुश किया, टॉप ने ब्लॉक को पुश किया। ये नॉर्मल फोर्स हो गया।
y डायरेक्शन में बच्चों ब्लॉक रुका हुआ है तो n इज इक्वल टू 4g, बात खत्म। अब देखो मैं पहले O1 से डिस्कशन कर रहा हूं। O1 से, दैट मीन्स ऑब्जर्वर 1 ये ब्लॉक को देख रहे हैं। ये कहां पे है? O1 कहां पे है बच्चों? ग्राउंड पे है। देखिए ग्राउंड पे। अब आप मेरी बात सुनो, शांति से मुझे सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको साथ में विजुअलाइज करने की कोशिश करना। बच्चों क्या स्मूथ सरफेस पे कोई बॉडी टिक पाएगी? नहीं सर, वो स्लाइड कर जाएगी। यस करेक्ट। ये O1 है। O1 कौन सी रेफरेंस फ्रेम पे है? ग्राउंड, बेसिकली अर्थ। अर्थ नॉन इनर्शियल है, हम उसको एज अ इनर्शियल एज्यूम करते हैं। दैट मीन्स O1 से जो ऑब्जर्वेशन है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, दैट मीन्स वो इनर्शिया, दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल थे। न्यूटन ने जब लॉ दिए तब ये सोचा नहीं था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे जाके आ सकता है, उसने सोचा नहीं था। अब देखो यहां पे ये O1 है। बेसिकली आप सोचो कि हमको मालूम है कि चलने के लिए हमको फ्रिक्शन चाहिए, दैट मीन्स सरफेस रफ होनी चाहिए। अब जो जूते यूज करते हो, शूज है आपके, सैंडल है, वहां पे भी उसका बॉटम देखो, वहां पे अगर वो फ्लैट हो जाए तब हम इजीली स्लाइड कर पाएंगे। किसी भी जगह अगर वो कुछ भीनी माटी आ गई तो हम वहां पे स्लाइड कर जाएंगे। क्यों? हम के कार या आपके बाइक के टायर भी हम 30,000 45,000 किलोमीटर के बाद हम उसको चेंज करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रिप चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो टॉप है ये तो स्मूथ है। अब अगर ये रफ होता तो बात और होती। मैं क्या बताता हूं, देखो कि ये अगर हम सब लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, और ये ट्रक ने मोशन स्टार्ट किया और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हुआ, तो हमको क्या लगेगा कि ये ब्लॉक, ये ट्रक आगे निकल गया और ब्लॉक यहीं पे गिर गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। हमारे घर पे कोई जो कंस्ट्रक्शन काम है वो चल रहा है सर, हमने देखा। आप देखो सर, एग्जांपल लो, ये ट्रक है, ये कोई सीमेंट की थैली है सर, वो ट्रक आगे बढ़ेगा तो सीमेंट की थैली आगे ही बढ़ेगी ना सर। ऐसा कैसे होगा कि ट्रक आगे निकल जाएगा और थैली गिर जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं, आप जो देख रहे हो वहां पे आपका ट्रक में फ्रिक्शन था। जो ट्रक है वो ट्रक के टॉप में फ्रिक्शन था। यहां पे मैंने क्या बताया कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। स्मूथ है, किसी भी बॉडी को साथ में चलाने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना कि अगर सरफेस स्मूथ हुई तो आप गिर जाओगे, आप नहीं चल पाओगे। तो बेसिकली अब हमको ये कंसीडर करना है, हमने जो देखा रियलिटी में जो है वहां पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, मैंने स्मूथ रखा है, इसलिए तो ये बॉय को भी मैंने यहाँ पे हुक पे होल्ड किया हुआ है। वरना ये भी होगा कि ट्रक आगे निकल जाएगा, आपका ऑब्जर्वर O2 गिर जाएगा। तो देखो न्यूटन्स लॉ वैलिड हुआ ना। क्यों? क्योंकि अब 4 kg पे एक्स डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तब वहां पे फोर्स आएगा। अगर किसी को फ्रिक्शन का थोड़ी बहुत भी वैल्यू है तो वो क्या करेगा कि अगर 4 kg का ब्लॉक ये टॉप के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगा तो वहां पे रिलेटिव मोशन होगा, और फ्रिक्शन बेस्ड फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पे होगी बच्चों? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी। तो देखो अगर ये सब सरफेस रफ होती तो 4 kg पे आगे एक फ्रिक्शन फोर्स होता। क्योंकि देखो, क्योंकि अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो कि ये 4 kg का ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है, नो डाउट एक्सेलरेशन ट्रक का है, मगर जो एक्सेलरेशन ट्रक का है वही एक्सेलरेशन 4 kg का भी है। तो 4 kg का ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ ही कैसे सकेगा? नहीं आ पाएगा। मगर आज हमारा फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, तो यही होगा
ये ब्लॉक यहां पे रहेगा। अगर ऑब्जर्वर O1 देखेगा तो बच्चों ये ट्रक आगे निकल जाएगा, ब्लॉक यहां पे गिर जाएगा। तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं O1 के अकॉर्डिंग, तो ट्रक will move ahead and block will fall right there at right there। वो वहीं पे गिर जाएगा। स्मूथ है इसलिए आपने देखा नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, आप जो रियल में देख रहे हो वहां पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सरफेस रफ होती है। तो दैट मीन्स वहां पे नेट फोर्स 0 है। ओके ठीक है, अब हम ऑब्जर्वर 2 के रिगार्डिंग बात करते हैं। ऑब्जर्वर 2, यही मैं केस आपको फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा तब वहां से फिर से रिपीट करूंगा। अब हम O2 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो दैट मीन्स बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या हुआ, देखो यहां पे ये जो 4 kg का ब्लॉक है उस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो बच्चों वो ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, वो वहां से गिर जाएगा। न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हुआ ना। फर्स्ट लॉ वही बोलता था ना कि जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स ना एक्सर्ट हो तब तक अगर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। तो एप्लीकेबल है, इसलिए ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। अब O2 जो है वो हमारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। चलिए अब यहाँ पे डिस्कशन होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके फाइन, यहां पे देखते हैं। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ये है O2। देखो जब भी, अब आपको क्या सुनना है, अब आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो ट्रक है, आप सब इस ट्रक पे खड़े हो। हर इंडिविजुअल ये सोचेगा कि मैं एक ऐसे ट्रक पे खड़ा हुआ हूं जो ट्रक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मैंने वैसे हुक से वो ट्रक को होल्ड किया है, और जो जहां पे मैं खड़ा हूं वो सरफेस भी स्मूथ है। अब क्या देखेंगे, अब आप पीछे मुड़ के वो ब्लॉक को देखेंगे। ट्रक स्टेशनरी था, ट्रक ने एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट किया। आप जब वो ब्लॉक को पीछे मुड़ के देखा तब आपको क्या लगेगा कि वो ब्लॉक पीछे चला गया। हमको ऐसा दिखेगा कि वो ब्लॉक पीछे। सर ऐसा कैसे दिख सकता है? आप देखो, आपने बहुत टाइम पहले, शायद अगर आप अभी ही ट्रेन में अगर ट्रैवल किया हो तो बात अलग है, मगर आपने बहुत बार ऐसा विजुलाइज किया है कि ट्रेन जब स्टार्ट होती है ना तब हमको ऐसा लगता है कि जो वो यूटिलिटी पोल होते हैं ना वो पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, या वो फास्ट हमसे पीछे ट्रैवल कर रही है। तो बेसिकली हमको मालूम है, आज हमको पता है कि वो ट्रैवल नहीं कर रही है, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, मगर वो शुरू फूट रही है। हमको तो ऐसा लगेगा कि वो ट्रैवल कर रहा है, एक्चुअली वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसका दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन से, दैट मींस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से वो ब्लॉक को देखोगे तो आपको लगेगा मैं स्टेशनरी हूं, ब्लॉक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और वो ब्लॉक वहां पे गिरा नहीं, वो ब्लॉक पीछे चला गया, वो ब्लॉक ऐसे पीछे गया। तो सर क्या होगा, वो ब्लॉक पीछे गया और पीछे जाके ऐसे गिर गया। बेसिकली वो पीछे गया ही नहीं है, हमको ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा है नहीं, हमको दिखाई पड़ता है कि वो पीछे गया। कब? जब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको इस और देखो 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 हमको क्या दिखा, हमको क्या दिखा कि 4 kg का ब्लॉक पीछे चला गया, उसने ट्रैवल किया, वो स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, उसने ट्रैवल किया। अगर किसी भी बॉडी रेस्ट पे हो और वो ट्रैवल करे तो वहां पे फोर्स एक्सर्ट होना ही पड़ेगा ना। न्यूटन ने ऐसा सोचा नहीं, बेसिकली वो फोर्स एक्सर्ट हो नहीं रहा, वो चल नहीं रहा,
वो वहां पे ही है, ट्रक आगे निकल गया, ब्लॉक वहां पे फॉल कर गया, सॉरी ब्लॉक वहां पे फॉल कर गया, मगर हमको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो ब्लॉक पीछे जा रहा है। और न्यूटन ने क्या बताया था कि तब तक कोई बॉडी पीछे नहीं ट्रैवल कर सकती जब तक उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना एग्जर्ट हो। तो दैट मीन्स उस पे कोई फोर्स एग्जर्ट होना पड़ेगा, होना चाहिए, तभी वो पीछे चलेगी। तो देखो यहां पे अगर एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ हम देखें तो कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है, दिखाई हमको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सुनना मेरी बात, मैं अब ये टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं कि हमने यहाँ पे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से वो ब्लॉक को देखा तो वो ब्लॉक पीछे चलता हुआ हमको दिखा, वहां पे फोर्स है तो नहीं, वर्टिकल में वो तो बैलेंस आउट हो रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव एक्स में वो हमको हमसे से दूर जाते हुए दिखेगा, बेसिकली दूर जाते हुए कोई फोर्स एग्जर्ट हो तो रहा नहीं, फिर वो चलेगा कैसे, हमको वो चलता दिख रहा है। दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं था तो क्या वो रॉन्ग था? सही बात है, उसने वो सोचा ही नहीं था कि अगर हम ऑब्जर्वेशन ऐसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं तो वहां पे वो ब्लॉक विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स चल रहा है। सो टू वैलिडेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को वैलिडेट करना है हमको, उसने नहीं देखा था, चलो नो प्रॉब्लम, मगर अब हमको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी फोर्स जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखने पर भी हमको न्यूटन्स लॉ वैलिडेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ we have to assume one force which is known as pseudo force। है नहीं, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पीछे चल रहा है, न्यूटन ने ऐसा बताया था कि वो पीछे चलेगा तभी रेस्ट है, और वहां से वो तभी चलेगा जब उस पर फोर्स होगा, और यहां पे एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, फिर भी हमको वो चलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हमने वहां पे एक शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट को बच्चों इंट्रोड्यूस किया है। तो ये 4 kg के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में बच्चों शूडो फोर्स होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखने पे हमको वो ब्लॉक चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए पोरबंदर ये बॉयज की लाइन में 4th बैच, नहीं पढ़ना है तो बाहर जाना, डिस्कस क्यों कर रहा है? आपके दिमाग में नहीं क्या बात? तू पीछे रुकना। तो 4 kg के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में शूडो फोर्स, सर शूडो फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी? F इज इक्वल टू एम ही होगी, और कुछ नहीं। एम में मास किसका लेना है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास लेना है बच्चों ये ब्लॉक का जिस पे आप एफ बी डी ड्रॉ कर रहे हो ना, दैट मीन्स 4 kg, और एक्सलेरेशन का किसका? जिस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप हो उसका एक्सलेरेशन, दैट मीन्स 5। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये शूडो फोर्स है बच्चों। एक्चुअली ऐसा कोई फोर्स है नहीं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से जब भी हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तब हमको ऐसे शूडो फोर्स कंसीडर करना है, ऐसा कोई फोर्स है नहीं, हमको कंसीडर करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहां पे जो क्वेश्चन था ना, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक 20 न्यूटन, ये शूडो फोर्स है बच्चों, बेसिकली कोई फोर्स ही नहीं, मैंने बताया ना ये फॉल्स फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, प्रैक्टिकली यही होगा, ये स्मूथ है तो ये आगे निकल जाएगा, ये गिर जाएगा, मगर जब हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लेंगे तब हमको ये शूडो फोर्स दिखाई देगा। सो फाइंड शूडो फोर्स, यहां पे आप वर्डिंग चेंज कीजिए, फाइंड शूडो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक, 20 न्यूटन का शूडो फोर्स होगा। अब यहाँ पे बच्चों में कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप। फर्स्ट, इफ वी टेक observation, if we take observation from non-inertial reference frame, non-inertial reference frame, comma, to validate Newton's law, to validate Newton's law, we have to consider pseudo force on an object. सेकंड, फॉर्मूला क्या होगी? pseudo force की फॉर्मूला होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई acceleration of non-inertial reference frame, non-inertial reference frame. And third, direction of pseudo force, direction of pseudo force is opposite to direction of non-inertial reference frame. Pseudo force की फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे आप pseudo force कंसीडर कर रहे हैं उसका मास, और साथ में acceleration of non-inertial reference frame. दैट मीन्स कि अगर आप जहां पे बैठे हुए हो वहां से आप ये नहीं बता सकते कि ये ब्लॉक पे शूडो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है 20 न्यूटन का। अगर आपको शूडो फोर्स लेना है तो आपको अपनी सेल्फ को ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में डालना होगा। दैट मीन्स आपको ये सोचना होगा कि मैं अब ये ब्लॉक को बैच पे बैठा हुआ नहीं देख रहा हूं, मैं ये ब्लॉक को ट्रक पे खड़ा रह के देख रहा हूं, और वो भी ऐसा ट्रक जो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो। ऐसा भी आप लिख लो कि बेसिकली शूडो फोर्स को वेक्टोरियली आपको ऐसा लिखना है माइनस ऑफ एम ए वेक्टर, क्योंकि न्यूटन्स लॉ वैलिडेट नहीं था। न्यूटन ने बताया था कि किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा तब तक वो चलेगा नहीं, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखे तो मुझे ऐसा लगा कि वो चला, दैट मीन्स फोर्स हुआ। तो विदाउट एनी फोर्स वो कैसे चल सकेगा? तो या तो हमको न्यूटन्स लॉ को रॉन्ग प्रूव करना होगा, या हम उसको वैलिडेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस करनी होगी। दैट मैथमेटिकल टर्म इज अवर शूडो फोर्स। सो बेसिकली शूडो फोर्स वो एडिशनल मैथमेटिकल टर्म है जिससे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से वैलिडेट नहीं हो पा रहे थे उसको हमने वैलिडेट किया। बस सिर्फ इतनी बात थी, उसके लिए मैंने इतना टाइम लिया। कब ये एग्जर्ट करना है कब नहीं करना है सब मैंने बताया आपको। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू विदाउट यूजिंग शूडो फोर्स भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, शूडो फोर्स का यूज भी करूंगा, सब आपको मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। ऐसे बच्चों को एक लिफ्ट है,
क्या नहीं, वो माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो कर रही है, मैग्नीट्यूड तो प्लस ही होगा सिर्फ डायरेक्शन के लिए, कि जो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना वो एसरेटेड, दैट मींस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की डायरेक्शन जो है या एसरेशन की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट लेना है, इसलिए माइनस। नहीं, हमको माइनस लिखना नहीं है। यस, गुड क्वेश्चन। हमको ये माइनस लिखना नहीं है, हमको तो एफ इज इक्वल टू एम ही करना है। मैंने देखो यहाँ पे आंसर क्या बताया, 20 न्यूटन, -20 लिखा ही नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल। पहले बच्चों ऐसे कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड एसरेट हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसरेट हो रही है। ओके फाइन। अब इसमें मैंने ऐसे एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, ऐसे ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ मैं ब्लॉक कनेक्ट कर रहा हूं एक, ये भी 5 kg का, 5 kg का ब्लॉक है। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। मगर हमको ये क्वेश्चन पहले ऐसे ऑब्जर्वर से करना है कि जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ग्राउंड में है, ओवन से, फिर ऐसे ऑब्जर्वर से करना है जो लिफ्ट में है, लिफ्ट के साथ एसरेट हो रहा है, और लास्ट में ये बच्चों लिफ्ट का एसरेशन है अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर लास्ट में कोई ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्ट वेक में जो जंप कर रहा है, दैट मींस वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जंप किया हुआ है जिसने, तीनों को ये टेंशन क्या मालूम पड़ेगा। आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिडेट थे, एप्लीकेबल थे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वो एप्लीकेबल नहीं थे, मगर उसको एप्लीकेबल करने के लिए हमने स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लिया है, तो अब आंसर हमारे सेम ही रहने वाले हैं। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है दैट मींस आपकी मिस्टेक है, आंसर नहीं चेंज होगा। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्यूडो फोर्स यूज करो या ना करो, आंसर आपका सही आएगा। मगर क्रिटिकल क्वेश्चन में क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए हमको स्यूडो फोर्स का यूज करना पड़ेगा। चलिए पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओवन से देखेंगे। ओवन ये क्या है, बेसिकली ये बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से बात हो रही है। ओवन आपके ग्राउंड पे है, देखिए ग्राउंड पे, तो ये बच्चों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ओके, अब देखो पहले यहां पे बच्चों अर्थ 5G से इसको पुल करेगी, स्ट्रिंग का काम भी पुल करना है तो इसको अपनी और पुल करेगी। ओवन क्या देखेगा, ओवन ये देखेगा कि 5 kg का ब्लॉक स्टेशनरी है या 5 kg का ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है। आप देखो किसी भी टाइम आपने लिप को देखा होगा तो आपको ऐसा ही लगेगा ना कि वो लिप में जो खड़ा बंदा है या ब्लॉक है वो भी अपवर्ड एसरेट हो रहा है, डेफिनेटली ऐसा ही। सर वो तो खड़ा है, वो जो बंदा खड़ा है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में खड़ा है, आपको तो मालूम है, ये आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग है, वरना आपको तो ऐसा ही दिखेगा ना कि वो ब्लॉक या वो बंदा अपवर्ड एसरेट हो रहा है। तो सिंपल, ओवन से देखने पे, ग्राउंड से देखने पे ये ब्लॉक आपको अपवर्ड एसरेट होता हुआ दिखेगा। तो ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है 5 kg का, सो डाउनवर्ड 5G फोर्स है, अपवर्ड टेंशन है। अगर ये बच्चों इक्विलिब्रियम में होता
ग्राउंड से देखने पे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो अपवर्ड फोर्स अपॉन डाउनवर्ड फोर्स, मगर ग्राउंड से देखने पे तो वो अपवर्ड एस्टेड हो रहा है। तो क्या करना है, तो करना है हमको जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो। लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। टी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट साइड के फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो। टी माइनस 5g इज इक्वल टू एम ए 5a। यहां से टी को सब्जेक्ट कीजिए, 5g कितना है 10 प्लस 5a कितना है 5। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा बच्चों T इज इक्वल टू 50 प्लस 25 75 न्यूटन। सिंपल यार, आंसर आ गया। अगर आंसर लाना ही मेरी ड्यूटी होती तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। ये तो आप सोच लो सर, अभी आपने शूडो फोर्स पढ़ाया, ये नहीं भी पढ़ाया होता तब भी आंसर कर लेते। सही बात है, वो तो मैंने बताया। अब हमको O2 की रिस्पेक्ट में बात करनी है, O2 के रिगार्डिंग। चलिए डिस्कस करते हैं O2 के रिगार्डिंग। जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है बच्चों, O2 कहां पे है, लिफ्ट में है। दैट मींस एसरेटेड रेफरेंस फ्रेम में है, और जो भी एसरेटेड रेफरेंस फ्रेम है वो हमारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ओके, नॉन इनर्शियल रेफरेंस, दैट मींस यहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिडेट नहीं है, हमको उसको वैलिडेट करने होते हैं, और इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टर्म इंट्रोड्यूस करनी होती है जिसको हम शूडो फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है एम ए। तो ये 5 kg का ब्लॉक देखो आप, ठीक है। चलिए 5 kg के ब्लॉक, टेंशन तो अपवर्ड होगी ही, 5g डाउनवर्ड होगा ही। क्या सिर्फ इतना ही? नहीं, अब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो तो शूडो फोर्स, सर शूडो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी लेनी है? मैंने बताया है कि आपकी जो एक्सेलरेटेड मोशन की डायरेक्शन है, आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट। आप हो लिफ्ट में, लिफ्ट हो रही है अपवर्ड एक्सेलरेटेड, तो शूडो फोर्स होगा डाउनवर्ड, जो माइनस साइन मैंने बताई ना वो, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला, किस पे आप शूडो फोर्स लगाना चाहते हो? 5 kg पे ब्लॉक का, तो 5 इंटू किसका एक्सेलरेशन? अरे आपका ही, आप जिस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उसका ही, तो इंटू 5। दैट मींस शूडो फोर्स आपका 25 न्यूटन हो गया। अब आप सोचो, आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट में रह के आपको ब्लॉक कैसा लगेगा? स्टेशनरी या अपर ट्रैवल होता हुआ। लिफ्ट में हो और लिफ्ट में से आप ब्लॉक देख रहे हो, बाहर से तो आपको ब्लॉक अपवर्ड ही देखेगा, मगर आप लिफ्ट के इनसाइड हो, आप यहां पे हो और आप देख रहे हो 5 kg के ब्लॉक को, तो आपको तो लगेगा 5 kg का ब्लॉक तो स्टेशनरी है। दैट मींस ये रेस्ट पे है, और ये रेस्ट पे है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स टी है और डाउनवर्ड फोर्स बच्चों यहाँ पे रेस्ट है। सो रेस्ट है, इसलिए मैं लिखूंगा रेस्ट का मीनिंग सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 25 प्लस 50। दैट मीन्स टेंशन आपका मिला 75 न्यूटन। फिनिश, वही आंसर हुआ। देखो यहां तक क्लियर सबको? श्योर? पक्का? सुरेंद्र नगर? ओके, अब हम यही आंसर O3 के लिए, देखो आंसर तो कब का आ चुका है, हम समझ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से। O3 क्या कर रहा है? वो जंप कर रहा है, वो फ्री फॉल, तो उसका भी एक्सेलरेशन है, तो वो भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। चलिए इसमें क्या करना है देखते हैं। बेसिकली बच्चों ये G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फ्री फॉल कर रहा है, लिफ्ट अपर जा रही है। ब्लॉक को देखते हैं। चलिए ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक पे डेफिनेटली टेंशन अपवर्ड लगेगी
5G डाउनवर्ड लगेगा। वो क्या देखेगी, वो चलता हुआ ही दिखेगा आपको। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। सिंपल है यार। एक लिप के इनसाइड से ही आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक मेरे रिस्पेक्ट में, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है अगर लिप के इनसाइड हो तो, वरना तो आप लिप के आउटसाइड से O1 देखेगा या O3 देखेगा, उसको तो ऐसा ही लगेगा कि ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक अपवर्ड एस्ट्रेट हो रहा है। मगर यहाँ पे O1 स्टेशनरी था, यहाँ पे O3 का भी एस्ट्रेशन है, O1 का सॉरी लिफ्ट का एस्ट्रेशन अपवर्ड, O3 का डाउनवर्ड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव एस्ट्रेशन का फंडा होगा। और वो 5 and 10 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बच्चों। कैसा सर, देखो आप, मैंने आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, दैट इज एस्ट्रेशन ऑफ लिफ्ट एज सीन बाय O3। तो फॉर्मूला क्या है, लिफ्ट के एस्ट्रेशन में से O3 का एस्ट्रेशन सब्ट्रैक्ट करो। लिफ्ट का क्या है, अपवर्ड 5 माइनस O3 का क्या है, डाउनवर्ड 10, तो डाउनवर्ड को मैं -10 लिखूंगा क्योंकि अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, आ गया आपको 15। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड। लिफ्ट का तो नेट एस्ट्रेशन अपवर्ड ही होगा ना, लिफ्ट का O3 के रिस्पेक्ट में, तो ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, जिस डायरेक्शन में, अगर लिखना नहीं है, लिखना स्टॉप कीजिएगा नेक्स्ट 1 मिनट के लिए, लिखना स्टॉप कीजिए। जिस डायरेक्शन में आपका एस्ट्रेशन है, उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू MA, दैट मींस 5 into 15। सर 15 into 5 75 प्लस 50, आंसर आपका मिला 125 न्यूटन। सर आपने तो बताया था ना कि आंसर सेम रहना चाहिए 15, यहाँ पे तो गलत आया क्योंकि हमने गलत किया, इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए स्टॉप किया था। ये गलत है मेरी चीज, ये नहीं हो सकता। क्यों सर, देखिए आपने ऑब्जर्वेशन कहां से लिया था, फ्री फॉल होने से, दैट मींस एक्सेलरेटेड मोशन। आप ऑब्जर्वेशन एक्सेलरेटेड मोशन से ले रहे हो, मगर न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए सूडो फोर्स आपने नहीं लिखा, देखिए तो आंसर नहीं आएगा ना, हमको सूडो फोर्स लिखना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में होगा सूडो फोर्स, अरे मैंने बताया था ना, जो भी आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, O3 का एक्सेलरेशन कहां पे, डाउनवर्ड, तो हमको सूडो फोर्स लिखना होगा अपवर्ड। फॉर्मूला क्या है सूडो फोर्स का, ब्लॉक का मास लिखिए, और आप जिस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है उसका एक्सेलरेशन लिखिए, दैट इज 10। अब देखो, अब अभी अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर से मैं लिखूंगा सिग्मा F इज इक्वल टू MA। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन के फोर्स में से अपोजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। उस डायरेक्शन में T है टेंशन, प्लस सूडो फोर्स है, -5G है, इज इक्वल टू MA, मास है 5 और एक्सेलरेशन है 15। तो यहाँ पे T आपका सूडो फोर्स कितना हुआ, 50 माइनस 50 एंड 15 इंटू 5 75, प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल आउट, 75 न्यूटन। लो फिनिश। क्लियर हो पा रहा है सबको, पक्का। सूरत पालनपुर, कुछ आइडिया, यस। कौन सा, ये सेकंड O2, उसमें क्या समझ नहीं आया, यहाँ पे सूडो फोर्स मालूम हो गया, सूडो फोर्स में डायरेक्शन खबर नहीं पड़ी या उसका उसका जो इक्वेशन है वो, ठीक है। तो फिर उसका जो फॉर्मूला है दैट इज MA, मास किसका लेना है, आप सूडो फोर्स किस पे एक्सर्ट कर रहे हो, 5 kg पे ना, तो उसका मास, और आपकी जो रेफरेंस फ्रेम है, जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, उसका एक्सेलरेशन। क्लियर। यहां पे भी देखो, आप O3 थे, दैट मींस आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड।
फिर उसका फॉर्मूला मास किसका, आप 5 kg पे जो सूडो फोर्स था वो एग्जिट कर रहे, तो 5 इंटू आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन, दैट इज 10, सो 5 इंटू 10 50। क्लियर? अभी आएंगे, अभी 2-3 एग्जांपल है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। वन मोर क्वेश्चन, हम बेसिकली ऐसे कोई ट्राइएंगुलर वेज है, इसको आप ब्लॉक भी बोल सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे कोई ट्राइएंगुलर वेज है ए, ये ब्लॉक भी बोल सकते हो आप, और ये ट्राइएंगुलर वेज पे या ए ब्लॉक पे हमने ऐसा कोई बी ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा कोई बी ब्लॉक है। ये जो ए ब्लॉक है उसका मास कैपिटल एम है, और जो बी ब्लॉक है उसका मास स्मॉल एम है, उसका मास स्मॉल एम है। ये जो ए ब्लॉक है वो राइट वर्ड में बच्चों एसरेट हो रहा है, और ये जो आपकी सरफेस है ना, जिस ब्लॉक ए की जिस सरफेस पे ब्लॉक बी है, ये सरफेस स्मूथ है, ये अगर रफ होगी तो फिर बात चेंज हो जाएगी, ये स्मूथ है। सो फाइंड acceleration of block A, find acceleration of block A so that block B does not slide on block A। ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, ये स्मॉल ए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए सो दैट ब्लॉक बी डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक ए। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगुलर वेज है, इसको दोनों बोल सकते हैं बच्चों, इसको ट्राइंगुलर वेज भी बोल सकते हो, ब्लॉक भी बोल सकते हो। ब्लॉक ए को कितने एक्सेलरेशन से चलना चाहिए कि ये बी जो ब्लॉक है वो ए पे स्लाइड ना करे, बस ये क्वेश्चन है, सिंपल। ये PYQ है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कम से कम नीट में 2-3 बार और जेई में भी 2-3 बार। सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन हम बच्चों सूडो फोर्स से भी करेंगे, विदाउट हेल्प ऑफ सूडो फोर्स भी करेंगे, क्योंकि सूडो फोर्स रिक्वायर्ड है ही नहीं। जब आप ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल से ले रहे हो तब ये मैथमेटिकल टर्म यूज करनी है, वरना यूज ही नहीं करना है। तो चलिए पहले हम यहां से ग्राउंड पर से कर रहे हैं O1 से, और O1 जो है वो आपकी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है बेसिकली। सो पहले हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ही करते हैं, सूडो फोर्स का यूज ही नहीं करेंगे, फिर भी आंसर आएगा। चलिए अब हम फोर्सेस देखते हैं। पहले ये स्मॉल एम, ये स्मूथ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्मॉल एम का ब्लॉक है तो डेफिनेटली ग्राउंड या जो अर्थ है वो इसको ऐसे पुल करेगी, तो ये स्मॉल mg डाउनवर्ड आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सर आप सब बात ये स्मॉल mg के लिए क्यों कर रहे हो? कैपिटल एम में तो क्या होगा बच्चों, कैपिटल mg डाउनवर्ड, उसका नॉर्मल अपवर्ड, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर डालेंगे। हमको जो भी डिस्कशन करना है वो यही है कि ये स्मॉल बी जो है, सॉरी स्मॉल एम मास का बी ब्लॉक है, वो ए पे स्लाइड ना करे, इसलिए ये एक्सेलरेशन निकालना है। तो बी को ही देखते, स्मॉल एम को ही देखते, स्मॉल mg डाउनवर्ड। ओके, अब ये आपको लिखना नहीं है, देखिए ये mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ऐसे ये लिखना नहीं है आपको। अब ये बच्चों थीटा है, यस ये थीटा होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मैं अभी भूल गया हूं, ये थीटा
क्वेश्चन में गिवन होगा ब्लॉक ए का ये थीटा, ट्रायंगुलर वेज का थीटा गिवन होगा। तो ये थीटा है, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, इसको एक्सटेंड कीजिए तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ, ये बच्चों हुआ mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। मगर हमको ये नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। ये mg के दो कंपोनेंट नहीं शो करने। क्यों नहीं शो करने मैं बाद में बताऊंगा आपको। किया भी है तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है सर। मगर मैं यहाँ पे मैंने इसलिए शो किया कि देखिए ये बी ब्लॉक जो है वो ए को mg sin थीटा से पुश कर रहा है, तो ये ए ब्लॉक बी को भी पुश करेगा और वहां से पुशिंग फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे होगा, ये बेसिकली थीटा है ये आपके पास। तो मैं यहाँ पे ये जो बी ब्लॉक है इसकी एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। ये एम मास का बी ब्लॉक है बच्चों, बी ब्लॉक। तो एक तो एम जी डाउनवर्ड है, ऐसे आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल, देखो यस सर नॉर्मल होगा। सर नॉर्मल क्यों लिया आपने, एमजी क्यों नहीं लिया? मैंने एमजी लिया, एमजी के कंपोनेंट क्यों नहीं शो करे? आपने करना है तो आप करो। सर नॉर्मल क्यों? अब देखो बच्चों, आप कहां से देख रहे हो? ओवन से, ग्राउंड से देख रहे हो। सिंपल हो, मैं लॉजिक से बात कर रहा हूं, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चों ये ब्लॉक राइटवर्ड एसरेट हो रहा है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक भी राइटवर्ड एसरेट होगा, यस सर। सर ये बी ब्लॉक राइटवर्ड में एसरेट हो रहा है, दैट मीन्स बी ब्लॉक का एसलरेशन है विदाउट एनी फोर्स। एसलरेशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये ब्लॉक बी पे कोई राइटवर्ड फोर्स डेफिनेटली होगा जो ये बी ब्लॉक को ए के साथ सिर्फ राइटवर्ड एसरेट करे, और ये आपको यहां से मालूम होगा, इसलिए मैंने ये नॉर्मल शो किया। अब देखिए यहां से मैच देखिए, ये देखिए ये थीटा है तो बच्चों डेफिनेटली ये थीटा होगा। ये नॉर्मल और आपकी वेज परपेंडिकुलर होगी तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, और ये डॉटेड लाइन और ये वाई एक्सिस, ये दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये बच्चों थीटा होगा। फिर भी जो भी आपका इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वही नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल था। मैंने आपको बताया था 2-3 लेक्चर पहले ही हमने प्रूव किया था। तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा आ रहा है तो ये थीटा का नियरेस्ट कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा और रिमेनिंग होगा एन साइन थीटा। यहाँ पे आप देख लो बच्चों, ये जो होगा दैट इज एन कॉस थीटा और ये जो होगा दैट इज एन साइन थीटा। फिर से ये थीटा तो ऐसे जेड देखो, ये थीटा तो ये थीटा, नॉर्मल और ये सरफेस परपेंडिकुलर तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। फिर ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो यहाँ पे बच्चों ये ब्लॉक बी तो बेसिकली कैसे रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए ना। सो वाई डायरेक्शन में अगर वो रेस्ट पे है तो एन कॉस थीटा को एमजी बैलेंस कर रहा है, और ये बी ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मगर बी ब्लॉक ए के साथ राइटवर्ड तो चल ही रहा है। तो बी के पास राइटवर्ड में तो ए एक्सेलरेशन है ही, सो राइटवर्ड लिखो, या एक्स डायरेक्शन के लिए मैं लिख पाऊंगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ में राइटवर्ड ए की फोर्स है, बी पे ए की फोर्स राइटवर्ड में है, दैट इज एन साइन थीटा, और कोई लेफ्ट वर्ड में है ही नहीं। तो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्मॉल है, और वाई डायरेक्शन में आप देखो, सो वाई डायरेक्शन में बच्चों वो रेस्ट पे है, सो वाई डायरेक्शन में रेस्ट पे है, इसलिए मैं लिखूंगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। 1 डिवाइड बाई 2 अगर किया है तो नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, एम एम कैंसिल आउट, सो ए अपॉन जी, सो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। मैंने यहाँ पे बच्चों सूडो फोर्स का यूज ही नहीं किया है। दैट मीन्स अगर ये ब्लॉक
जी टेन थीटा से चल रहा है तो डेफिनेटली बी ए के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा, वो स्लाइड नहीं करेगा। ये है ना, सो दैट ब्लॉक बी डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक ए। अगर ये सिस्टम जी टेन थीटा से चली तो ये ब्लॉक ए पे स्लाइड नहीं करेगा। आंसर आ गया आपका। अब आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आप जहां पे हो, जिस क्लासरूम में, वहां से आप सूडो फोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि सूडो फोर्स कंसीडर करने के लिए आपको खुद को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आना चाहिए। चलिए, तब मैं ये बताता हूं कि आप सब ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप ये ए ब्लॉक पे ऐसे है, ये आपका O2 है, O2 से। अब आप ऑब्जर्वर हो और अब आप ग्राउंड पे नहीं हो, आप वो ट्रायंगुलर वेज पे हो जो एसरेट हो रही है, या आप अब ब्लॉक ए पे हो जो एसरेट हो रही है। सो अब हमारा डिस्कशन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हो रहा है। सर आंसर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, आंसर सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हम सूडो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो तो फॉल्स फोर्स है। आपको कंफ्यूज करेंगे कि सर, मैं आपको पूछूंगा कि सर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन से टाइप का फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो न्यूक्लियर फोर्स है, वो वीक फोर्स है? कौन सी टाइप है? किसी भी टाइप नहीं है, क्योंकि वो फोर्स रियल है ही नहीं, तो टाइप हम कहां से लाएंगे? उसकी कुछ टाइप ही नहीं होगी। तो आंसर तो मेरा सेम ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है ही नहीं उससे अगर मैं कंसीडर करके सोल्व कर रहा हूं तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। मगर यहां पे क्लैरिटी ज्यादा आएगी, देखिए इसकी हेल्प से। और अभी भी आगे जैसे प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो गए, आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको इजी रहेगा। चलिए O2 से स्टार्ट करते हैं। तो O2 से देखो तो ऐसा है, देखिए ये बेसिकली आपका ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक, यहां पे ये एम मास का, स्मॉल एम मास का बी ब्लॉक, ये ऐसे ए एस्ट्रेशन से हॉरिजॉन्टली एस्ट्रेट हो रहा है, ये एंगल थीटा है। स्मॉल एम पे आप देखो तो एम जी डाउनवर्ड है, ओके, इस डायरेक्शन में नॉर्मल है। मैंने यहाँ पे क्या बताया बच्चों कि जो स्मॉल बी राइटवर्ड में एस्ट्रेट हो रहा है उसके लिए एन साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। कोई फोर्स तो होना चाहिए ना जो उसको एक्स में आगे लेके चले, एक्स में एस्ट्रेट करे। चलिए, अब आप कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। चलिए, भाईली, वडोदरा भाईली, जो जिसने क्वेश्चन राइज किया था ना, यस, अब बताओ सूडो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? आप पहले अनम्यूट कीजिए और मेरी बात सुनो। देखो, मैं आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आपने मुझे क्वेश्चन राइज किया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इससे आपको ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि अगर हम सर को क्वेश्चन करेंगे तो सर हमको पूछेंगे। मैं आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसलिए, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, आप बताइए, अब मुझे ये बताइए कि सूडो फोर्स अब हमको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, वो बताइए। चलिए, पहले तो वो क्या O2 नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है ही में है कि नहीं है? है, ओके। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? अब बताइए, कंसीडर करना है तो कौन सी डायरेक्शन में है? ओके, वेरी गुड, दैट मींस पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में? और किस पे एग्जर्ट करना है वो सूडो फोर्स? स्मॉल एम पे या कैपिटल एम पे? स्मॉल एम, यस, वेरी गुड, क्योंकि आप कैपिटल एम पे तो आप खड़े हो,
जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उस पे तो नहीं होगा, जिसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उस पे ही होगा, तो स्मॉल एम पे। यस, गुड, ऐसे नेगेटिव। अच्छा, शूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास किसका लेना है, कैपिटल एम का या स्मॉल एम का? क्योंकि उस पे ही फोर्स है तो उसका ही मास होगा। एक्सेलरेशन किसका लेना है? देखिए आप वो जिस एक्सेलरेशन पे वो ट्रैवल कर रहा है वो एक्सेलरेशन, दिस मींस वो रेफरेंस फ्रेम, वो किस रेफरेंस फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम कौन सी है, कैपिटल एम है या स्मॉल एम है? कैपिटल एम। हाँ, तो उसका एक्सेलरेशन होगा। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन कितना है देखो, ए, तो यस ए फिनिश। जी टेन थीटा क्या है, वो तो हमको प्रूव करना है, ये आंसर आ गया। अब यहां से देखो तो ये ए ही है ना, तो सिंपल एम है। ओके, जी टेन थीटा तो हमको वो प्रूव करना है। ओके गुड, देखो ये शूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, आप O2 से, आप ब्लॉक कैपिटल एम मास के ब्लॉक ए ब्लॉक से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आप अगर ए से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो शूडो फोर्स ए पे तो नहीं लगेगा ना, तब बी पे लगेगा, क्योंकि आप जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उस फ्रेम पे फोर्स नहीं लेना है, जिसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। किसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हो आप, स्मॉल एम का। वो ट्रक पे खड़े रह के आप किसका ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, ब्लॉक का। वो आप ग्राउंड पे लिप के इनसाइड फ्री फॉल के दरमियान आप किसका एक्सीलरेशन ले रहे थे, ब्लॉक का। यहाँ पे किसका ले रहे हो, स्मॉल एम का, तो स्मॉल एम इंटू ए। अब क्या करना है देखो, अब आप कहां पे हो, कैपिटल ए पे। हमारी कंडीशन क्या है, हमको ये एक्सीलरेशन निकालना है कि ये स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो कैपिटल एम मास के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, स्टेशनरी रहे। दैट मींस ये यहाँ पे स्टेशनरी रहे, दैट मींस आपको भी कैसा दिखेगा, स्टेशनरी। आप भी कहां पे हो, ए पे, ए के रिस्पेक्ट में ये बी रेस्ट पे होना चाहिए, तो आपके रिस्पेक्ट में भी ये रेस्ट पे होना चाहिए। मगर आपके रिस्पेक्ट में देखिए, ये एम के दो कंपोनेंट में कंसीडर कर रहा हूं, मैंने अभी बताया, ये एम का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये होगा बच्चों एम जी कॉस थीटा, और ये कितना होगा, एम जी साइन थीटा। आपके रिस्पेक्ट में ये बेसिकली ए के रिस्पेक्ट में, मगर आप भी ए पे ही हो, तो आपके रिस्पेक्ट में बोलूं या ए के रिस्पेक्ट में बोलूं, दोनों बात एक ही हुई। ये कैसा रहना चाहिए, स्टेशनरी। दैट मींस इस पे एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसके ऑपोजिट में कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको बैलेंस करेगा। तो एम ए के दो कंपोनेंट लीजिए, ये एम ए जो आपका शूडो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट, ये एक ऐसे और एक ऐसे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे देखना आप, ये हॉरिजॉन्टल या नेगेटिव एक्स और इंक्लाइन के बीच का एंगल थीटा था, ये भी नेगेटिव एक्स और इंक्लाइन, ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। तो एम ए का ये कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा और दूसरा होगा एम ए साइन थीटा। ये बच्चों O2 की रिस्पेक्ट में ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू O2। क्यों सर, क्यों? अरे यार, ब्लॉक कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और O2 कैपिटल ए पे ही है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट हुआ ना, तो अगर ये रेस्ट है तो मैं लिख पाऊंगा। ये अगर इसको मैं एक्स बताऊं, अब मैं इसको एक्स बताऊंगा, इसको वाई बताऊंगा, तो ये रेस्ट पे है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखिए एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम एम को कैंसिल करो, ए को सब्जेक्ट करो, हुआ जी टेन थीटा। सिंपल यार, हमको समझ में भी आ रहा है कि यस, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये रेस्ट पे होना चाहिए, अगर ये रेस्ट पे होना चाहिए तो ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स होना चाहिए। क्लियर सबको, पक्का? यस, बताओ जामनगर आर्या। ये ग्रीन पेन में, ये देखो, ये थीटा है, ये थीटा किसके बीच का है, अगर इसको मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस बताऊं और ये हमारा इंक्लाइन है, इंक्लाइन प्लेन, तो इसके बीच थीटा है, तो ये आपका एम ए है, इसको मैं नेगेटिव एक्स बताऊंगा,
और जो ये कंपोनेंट होगा वो इंक्लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा ना। तो ये एम ए का एम ए कॉस थीटा और ये एम ए साइन थीटा। फिर ये ब्लॉक स्मॉल एम का ब्लॉक कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, आप भी कैपिटल एम पे ही हो तो आपके रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी होना चाहिए, तो ये डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। क्लियर? यहां पे दूसरा ये पी वाई क्यू है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे पूछ रहा हूं, इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये दूसरा भी पी वाई क्यू ही है, देखना। फाइन नॉर्मल फोर्स, फाइन नॉर्मल फोर्स exert ऑन ब्लॉक बी। नॉर्मल निकालना है सर, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। सर यहां से कैसे लिखना है? सो मैं यहां पे क्वेश्चन बेसिकली बच्चों ये फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट ऑन ब्लॉक बी। यस, यस गुड क्वेश्चन, ये मुझे समझाना बाकी रहेगा। यहां पे मैंने नॉर्मल के कंपोनेंट लिए, यहां पे मैंने नॉर्मल की नहीं लिए, एमजी के लिए। वो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे बच्चों हम ओवन से सॉल्व कर रहे थे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए अगर ए के पास राइटवर्ड एक्सेलरेशन है तो बी के पास भी राइटवर्ड एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे राइटवर्ड एक्सेलरेशन के लिए नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसको राइटवर्ड मूव करा रहा है, क्योंकि मैंने ग्राउंड से देखने पे ये बोला कि बी के पास एक्सेलरेशन है, दैट मींस बी पे फोर्स लगना चाहिए, दैट इज एन साइन थीटा, इसलिए नॉर्मल के कंपोनेंट लिए। मगर अब मैं क्वेश्चन O2 से सॉल्व कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से को सॉल्व कर रहा हूं, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये ब्लॉक मेरे लिए स्टेशनरी है, और ये स्टेशनरी तभी हो पाएगा कि एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट में कोई एक फोर्स होना चाहिए, और एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट में एक ही फोर्स हो सकता है, दैट इज एम ए का ये कंपोनेंट, इसलिए मैंने वहां पे एम ए के कंपोनेंट लिए। समझ रहे हो आप? यस, ओके। आपके जो इतने सारे क्वेश्चन है ना एक ही प्रॉब्लम में, ये आप फिजिक्स को क्रैम करके ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे, कि यहाँ पे आपने नॉर्मल का कंपोनेंट लिया, यहाँ पे एमजी का लिया, कैसे मालूम पड़ सही हो आप? हर एक का आंसर है अगर आप समझो तो, वरना ऐसे याद रखना है कि चलिए जी tan थीटा से, और वो जो भैया ने बताया ना बाइली वाले भैया ने, वहां ने उसने आंसर दिया था ए इक्वल टू जी tan थीटा, ये तब याद रखना है जब कंडीशन कि ये जो ए ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से मूव करे और बी उस पे स्लाइड ना करे और सरफेस स्मूथ भी हो, सब कुछ यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल, ये स्मूथ है, तब ये अगर ब्लॉक ए या ट्रायंगुलर वेज जो है वो जी tan थीटा से ट्रेवल करेगा, तब ये बी ए के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। चलिए नॉर्मल बताना है, नॉर्मल तो कैसे करना है, O1 के लिए देखते हैं, O1 के लिए नॉर्मल इजीली मिल जाएगा, इक्वेशन 2 से आप डायरेक्टली बता सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 डायरेक्टली n cos थीटा is equal to mg, so n is equal to mg upon cos थीटा, फिनिश, आंसर आ गया। O2 से सर प्रूव कीजिए, O2 से, ऑब्जर्वेंट 2 से। चलिए तो यहाँ पे ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अब बच्चों यहाँ पे आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई, देखिए ऐसे मैंने आपको बताया था ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्स, उसके परपेंडिकुलर वाई, ऐसे सोच लो, तो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड है नॉर्मल और डाउनवर्ड है बच्चों एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। सर आंसर नहीं आया, अरे देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं था, यहाँ पे है, तो ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू आपने क्या बताई, जी tan थीटा, और जी tan थीटा की जगह लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस
mg cos थीटा। इसको सामने ले जाओ, यहाँ पे एक में साइन थीटा लिखना भूल गया हूं, ए की जगह मैंने पुट किया है ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, तो टेन की जगह साइन अपॉन कॉस, फिर से साइन प्लस mg cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा और mg अपॉन cos थीटा, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क लिखा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ऐसे बच्चों को एक कार है, फिर से एग्जांपल देखो, ऐसी कोई कार है, ऐसे कार एसलेट मोशन कर रही है और कार की सीलिंग से हमने ऐसी स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ऐसे ये कोई स्ट्रिंग है। आप अभी ड्रॉ मत करना मेरे साथ, अभी यहां से आगे ऐसे कोई स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग के साथ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ था, मगर ये तब था जब आपकी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी या स्टेशनरी थी, दैट मींस वो एसलेटेड मोशन नहीं कर रही थी कार। जब कार ने एसलेटेड मोशन स्टार्ट किया तब क्या हुआ आप देखो, तब ये जो स्ट्रिंग है वो इस सिचुएशन में आ गई, ऐसे ये वर्टिकल और ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे ऐसे अरेंज हो गई, ऐसे। ये कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये थीटा, और मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, फाइंड थीटा। आपने देखा भी होगा वो कार में आगे वो हनुमान जी रहते हैं, या फिर वो अगर आपने उसको हैंग किया है तो जैसे ही कार आगे एक्सीलरेट करेगी ना वो पीछे आएगी। अगर ये लेफ्टवर्ड एक्सीलरेट होती कार तो ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है वो राइटवर्ड चला जाता। अब इसको करने का आसान वे आपको मालूम है कि हमको नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से करना है, फिर भी मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको इजीली वहां पे बच्चों क्वेश्चन को फिल करना अच्छा लगेगा आपको। देखो सॉल्यूशन O2 है, O2 के चलिए इसको O1 ही बोलता हूं मैं, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो O1 के लिए देखो बच्चों स्मॉल m, दैट मींस आप इनर्शियल में हो या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, क्योंकि मैं कहां पे हूं O1 में हूं, मैं एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में हूं, सो नॉन इनर्शियल। ओके देखिए स्मॉल m पे mg तो डाउनवर्ड होगा ही, इस डायरेक्शन में टेंशन होगा क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन खींचने का पुल करने का काम करेगा। ओके यहां पे बच्चों ऐसे में दो कंपोनेंट क्या नहीं ले पाऊंगा, ऐसे ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। अब आपको मालूम है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन लेने के टाइम न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, उसको एप्लीकेबल करने के लिए हमको शूडो फोर्स कंसीडर करना है। चलिए शूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सर, आपकी जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसके एक्सीलरेशन के ऑपोजिट। यस ओके फॉर्मूला किसका, मास किसका लेना है, अरे ऑब्जेक्ट का ही लेना है ना, आप जिस रेफरेंस फ्रेम में उसका मास नहीं लेना है, ये और आपका तो एक्सीलरेशन लेना है एम है। और आपको ये कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा ना, क्योंकि हम और ये एम मास का ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही कार में तो स्टेशनरी दिखेगा। तो क्या होगा, हम इसके लिए क्या नहीं लिख पाएंगे, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, upward force is equal to downward force, that means t cos theta is equal to mg,
फिर से वही बात, सर क्या एक ही है? एक नहीं है, आंसर सेम आ रहा है, दैट डजंट मीन कि एक ही है। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस tan इज इक्वल टू a बाई जी। यहाँ से थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ a बाई जी, फिनिश। सर अब आप मुझे ग्राउंड से करके दिखाओ, O2 से। ठीक है, चलिए O2 से भी सॉल्व करते हैं, ग्राउंड से। ग्राउंड से दैट मीन्स इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। तो क्या करना है सर, देखो ये आपकी कार हुई, कार ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन कर रही थी, यहां पे आपने ऐसे ये स्ट्रिंग की हेल्प से स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, हैंग किया हुआ था उसको। अब आप यहां से देख रहे हो O1 से, सॉरी O2 से। तो आप सोचो कि कार के पास राइटवर्ड एक्सेलरेटेड, सॉरी राइटवर्ड एक्सेलरेशन है, तो ये एम मास के ऑब्जेक्ट के पास भी राइटवर्ड एक्सेलरेशन होना चाहिए, सिंपल है। आप बाहर से देखोगे तो कार में जो ये हैंग किया गया स्मॉल एम का ऑब्जेक्ट है, वो क्या आपको स्टेशनरी दिखेगा? नहीं, वो भी हमको ऐसा दिखेगा कि ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, वो भी कार के साथ आगे ही चल रहा है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के पास भी राइटवर्ड एक्सेलरेशन है, और वो तभी आ सकता है जब उस पर राइटवर्ड फोर्स हो, क्योंकि न्यूटन ने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन तभी आएगा जब उसके पास फोर्स होगा, वरना नहीं आ सकता। तो क्या होगा सर, दैट मीन्स हमको वहां पे ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो ऐसे अरेंज हुई होगी थीटा एंगल पे, तभी जाके यहां पे टेंशन, ये कंपोनेंट टी कॉस और ये टी साइन, और ये टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा फोर्स के लिए, मीन्स के एम ए के लिए। ये मैंने लिखा है बच्चों, इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। ये जो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट है ये ऐसे हुआ होगा थीटा एंगल पे जाके, तभी बच्चों टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा ना। अगर ये वर्टिकल, ये स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगी, तब तो ये सिंपल एम जी और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे। सर ये राइटवर्ड क्यों नहीं गई? राइटवर्ड में देखो ये टी साइन थीटा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये स्ट्रिंग ऐसे अरेंज हुई होगी, और ये टी साइन थीटा का, सॉरी टी का ये कंपोनेंट टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए ग्राउंड से देखने पे ये एम मास के ऑब्जेक्ट के पास राइटवर्ड में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आ रहा है। और इन वाई डायरेक्शन बच्चों, इन वाई डायरेक्शन तो सिंपल टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एम जी तो होगा ही यहाँ पे डाउनवर्ड, सिंपल वही आंसर। देखो फिर, मगर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये अच्छा है कि यहाँ पे क्यों है थीटा एंगल पे, क्यों इक्विलिब्रियम में, क्योंकि टेंशन का कॉस वाले कंपोनेंट को एमजी बैलेंस कर रहा है और साइन वाले कंपोनेंट को शूडो कैंसिल कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको इजी रहेगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टफ होगी कि राइटवर्ड एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है, तभी होगा ना, फोर्स तो होगा तभी एक्सेलरेशन होगा उसके पास राइटवर्ड। चलिए होमवर्क लिखिए, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। होमवर्क में टॉपिक 12 में से क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 22, 23, 12 एंड 17, और आज का जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सब आपको बोर्ड वर्क एक बार होमवर्क में लिखना है।